हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अल नीनो ला नीना के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको जानेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे कि अल नीनो कहाँ पे आता है, वो टर्म कैसे आया, अल नीनो का मतलब क्या होता है, कौन सी भाषा से लिया गया है ये शब्द, और ला नीना का बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ, वो सबको समझते हैं। ये सब कुछ समझने से पहले, अल नीनो और ला नीना जानने से पहले हम लोग को जानना होगा ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं। तो ट्रेड विंड्स वो विंड है या वो पवनें हैं जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बहती है। इसे हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं और इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रेड विंड्स। इन ट्रेड विंड्स के कारण एक ऐसा सेल डेवलप हो जाता है जिसमें जो विंड है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए गर्म जल को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या न्यू गिनी के कोस्ट पे लाके जमा कर देती है, जिसके कारण इन तटों पर बारिश होती है। और जबकि साउथ अमेरिका के तट पे जहाँ से ये विंड हवा को ले गई थी, गर्म हवा को, वहाँ पे ठंडा इन्वायरमेंट हो जाता है और समुद्र से जो ठंडा जल ऊपर की ओर आता है, क्योंकि यहाँ पे गर्म जल जमा हो गया है तो यहाँ पे ठंडा जल आ जाएगा नीचे से, तो जिसके कारण यहाँ पे फिश का इंडस्ट्री डेवलप हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग वॉकर सेल या नॉर्मल वॉकर सेल। ये नॉर्मली ट्रेड विंड्स जो है वो सालों भर बहती है, तो ये वॉकर सेल हमेशा क्रिएट होता रहता है। ठीक है, तो यानी कि वॉकर सेल जो है वो नॉर्मली क्रिएट होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे? क्योंकि ट्रेड विंड भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण क्रिएट होता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड का जब मूवमेंट होता है तभी विंड्स का फ्लो होता है, तो इसी के कारण ट्रेड विंड्स का मूवमेंट होता है और वॉकर सेल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये वॉकर सेल के कारण क्या होता है। तो जब वॉकर सेल का जो कंडीशन है वो अपने नॉर्मल कंडीशन से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब उसके कारण जो कंडीशन डेवलप होता है उसको कहते हैं हम लोग ला नीना। ठीक है, ये समुद्र की सतह पे चलने वाला एक हवा है जिसके कारण कुछ चेंजेस आता है। जो हमारा नॉर्मल वॉकर सेल है वो जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि ज़्यादा बारिश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के तट पे। और जो हमारा साउथ अमेरिका का कोस्ट है, जैसे जो हमारा ये साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है, यहाँ पे ला नीना की कंडीशन पे ज़्यादा कोल्ड या ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण ये वाले क्षेत्र में हमारा सूखा पड़ जाएगा और ये वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा बारिश का सामना करेगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट अगर इंडियन मॉनसून पे देखा जाए तो इंडिया पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी जब भी ला नीना आएगा तो उसके कारण भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा होगी। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। वॉकर सेल जैसे नॉर्मली चलता है, ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन में नॉर्मल चलता है, और ला नीना के कंडीशन में ये वॉकर सेल और मजबूत हो जाता है, तो ट्रेड विंड्स और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्म पानी जमा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया ला नीना का कंडीशन। ला नीना जो है वो लगभग हर 3 से 7 साल के बीच में आते रहता है, लेकिन ये कब आएगा इसका समय अवधि निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, ला नीना जो है वो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची। ठीक है, अब ये क्यों लिखा गया ये पता नहीं, पर ये ला नीना जो वर्ड है वो छोटी बच्ची स्पेनिश वर्ड से आया है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, जो हमारा साउथ अमेरिका का कोस्ट है वहाँ पे बहुत भयंकर सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ने के साथ साथ वहाँ पे जंगल में आग लग जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, ये हो गया ला नीना। ला नीना के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। तो पहला तो हो गया वर्षा में वृद्धि। तो ख़ास तौर पे जो इंडोनेशिया और उसके आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में भारत, उसमें भी
वर्षा में बहुत वृद्धि हो जाती है। भारतीय मानसून पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब ज़्यादा बारिश होगी तो भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। और किन क्षेत्रों में बढ़ेगा? पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से। ठीक है। इसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो जल से होने वाली बीमारियां हैं, वाटर बॉर्न डिजीज, जैसे कि मलेरिया, जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां, वो सब भी बढ़ जाएंगी। और पेरू के तट पे जो हम देख रहे थे कि समुद्र में नीचे की तरफ से अपवेलिंग होने के कारण वहाँ पे फिश इंडस्ट्री डेवलप हुआ था। अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल होने के कारण अब ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, समुद्र के अंदर से खनिज और फाइटोप्लैंक्टन ऊपर आएंगे, जिसके कारण वहाँ पे मछली का जो व्यापार है, मत्स्य उद्योग है, वो और विकसित करेगा। ऐसा देखा जाता है कि जब ला नीना का कंडीशन आता है तो समुद्र का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दक्षिण अमेरिका के तट में और साथ में उसके आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा कहाँ के लिए है? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे ज़्यादा फसल होगा, ज़्यादा फसल होगा तो ज़्यादा आमदनी होगा। और बुरा कहाँ के लिए है? जैसे दक्षिण अमेरिका के लिए ये बुरा है क्योंकि वहाँ पे सूखा का कंडीशन पड़ जाएगा। सूखा के कारण वहाँ पे फसल नहीं होंगी, वहाँ पे जंगलों में आग लग जाएगा, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा। तो इस तरह से ला नीना का कंडीशन जब क्रिएट होता है तब ये सारे प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब आता है ला नीना। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अल नीनो। तब जब नॉर्मल वॉकर सेल यानी जो सामान्य वॉकर चक्र है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर गर्म जल को ले नहीं जा पाता है, तो वो बीच में रह जाता है या फिर उल्टा डायरेक्शन में चल जाता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, वर्षा जो है वो अब पेरू के तट पे होने लगती है और ऑस्ट्रेलिया के तट पर सूखा हो जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ला नीना से एकदम अपोजिट होता है, इसलिए इसको अल नीनो कहते हैं। अल नीनो के कारण जो है भारत में भी वर्षा की कमी हो जाती है और साथ ही भारत में वर्षा की कमी हो जाती है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी वर्षा की भारी कमी हो जाती है, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। ठीक है। अल नीनो जो है वो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रिस्ट चाइल्ड, और इसका नाम पेरू के मछुआरों ने रखा था पेरू के तट पे, क्योंकि वहाँ पे उन लोग फेस कर रहे थे कि दिसंबर के समय में, जो कि एक ठंडा महीना है, उस समय में वो लोग गर्म जल को देखे थे पैसिफिक ओशन में, इसलिए उसको उन्होंने क्रिस्ट चाइल्ड नाम दिया था इस फेनोमेना को, इस प्रक्रिया को। ये प्रक्रिया जो है वो आमतौर पे 2 से 7 साल के बीच में उत्पन्न होते रहती है और इसके कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जैसे हमारा ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल साल में क्या होता है, हमारा ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में बहते रहता है, ईस्ट टू वेस्ट, जिसके कारण इधर बारिश होता है और यहाँ पे हमारा फिश इंडस्ट्रीज डेवलप होता है, कोल्ड कंडीशन होता है। ठीक है। लेकिन अल नीनो के कंडीशन में क्या होता है, यही ट्रेड विंड्स जो इस डायरेक्शन में बहना चाहिए था, ईस्ट टू वेस्ट, अब वो कमज़ोर पड़ गया है, जिसके कारण अब वो गर्म जल को या तो बीच में या तो इधर लाके जमा कर दे रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इस एरिया में साउथ अमेरिका के पेरू के तट में, नॉर्थ अमेरिका के तट पे गर्म जल होने के कारण यहाँ पे तो बहुत बारिश होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी वाले एरिया में सूखा पड़ जाता है। और भारत की तरफ आने वाला जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, ये भी प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ से जाने वाला जो विंड है वो इधर मूव कर जाता है, जिसके कारण भारत पे पर्याप्त साउथ वेस्ट मानसून नहीं आ पाता है। तो ये अल नीनो का प्रभाव है। तो अल नीनो का प्रभाव क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सूखे की स्थिति, दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में बाढ़, उसके बाद मत्स्य उद्योग जो था, डेवलप था हमारा पेरू के कोस्ट पे, अब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी आ गया और गर्म पानी में बहुत सारे जो हमारे समुद्री जीव हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में, जहाँ पे अधिकतर जो वर्षा
का जल है वो सिंचाई के लिए प्रयोग होता है, वो कम बारिश के कारण फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा। और भारत जैसे देश भारत जैसा जो देश है जो बाकी देशों में अनाज का सप्लाई करता है या उस पे आश्रित देशों के लिए भी एक समस्या बन जाएगी। अल नीनो के कारण जो ग्लोबल जीडीपी है, वैश्विक आर्थिक स्थिति, उसमें भी करोड़ों का नुकसान होगा, क्योंकि अनाज का कम उत्पादन होगा जिसके कारण कम मवेशी जो हैं वो कम खाना खा पाएंगे, उनसे दुग्ध उत्पादन कम होगा और इसके कारण मांस का भी उत्पादन कम होगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं हम लोग कि हमारे जीडीपी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा जब अल नीनो का कंडीशन होगा। जंगलों में आग लगने की स्थिति भी बन जाएगी, ठीक है। अमेरिका नहीं, यहाँ पे अमेरिका के तट पे तो बारिश होगा और वहाँ पे भी आग लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट है, यानी कि वहाँ पे गर्म पानी है, तो वहाँ पे जो तापमान है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा थोड़ा। ये जल आधारित जो बीमारियाँ होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़, ये भी बढ़ जाएंगी, जैसा कि ला नीना में भी बढ़ गया था। लेकिन अब ये जल आधारित बीमारियाँ कहाँ बढ़ेंगी? पेरू के तटों पे। और जो जलीय जीव हैं जो पेरू के तट पे पाए जाते थे, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलता था फिश इंडस्ट्री में, तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोरल्स जैसे जलीय जीव भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये हो गया अल नीनो और ला नीना। सबसे पहले हम लोगों ने जाना ट्रेड विंड्स क्या होता है। ट्रेड विंड्स के कारण डेवलप होता है वॉकर सेल, और वॉकर सेल जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब आता है ला नीना, और जब वॉकर सेल कमज़ोर हो जाता है तब आता है अल नीनो, ठीक है। फिर अल नीनो के कारण हम लोगों ने देखा कि जो बारिश है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है, यानी कि ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, लेकिन बारिश इसमें ईस्ट डायरेक्शन वाला जो राज्य है, जैसे साउथ अमेरिका के पेरू तट पे, अमेरिका में, कनाडा में, ये सब जगह बारिश होने लगता है। तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाता है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अल नीनो में जो हमारा ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन बदल गया था और वो पेरू के तट पे बारिश कर दे रहा था, ला नीना में ये कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण इधर अत्यधिक बारिश हो गया था। अल नीनो में इधर ज़्यादा बारिश हो गया और ला नीना में इस साइड ऑस्ट्रेलिया के तट पे ज़्यादा बारिश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा अल नीनो ला नीना क्या होता है और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है वैश्विक स्तर पे हमारे अनाज उत्पादन में, और ग्लोबल जीडीपी पे उसका क्या प्रभाव है, इसको समझा। थैंक यू।